बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने 1339 कोड की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई थी और लास्ट लेक्चर्स के अंदर इसका यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने एरिया ऑफ अकाउंटिंग और बिज़नेस की क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ लिया था। आज उसका थर्ड टॉपिक जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे, कमर्शियल टर्म्स, यानी कुछ तिजारती इस्तिलाहात हैं, कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो बिज़नेस के अंदर यूज़ होती हैं। उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं बिज़नेस में जो हमें इस्तेमाल करनी होंगी। इनसे अक्सर व बेशतर हमारा वास्ता पड़ता रहेगा। यही चीज़ें बार-बार जो है ना वो हम डिस्कस करते रहेंगे, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, इट इज़ वाइटल टू डिस्कस द बेसिक टर्म्स यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन दिस टेक्स्ट। तो वो कहता है कि आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो आपको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली टर्म है प्रोफेशन, पेशा जिसको आप बोलते हैं। ऑल दोज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अदर दैन बिज़नेस एम्ड टू अर्न प्रॉफिट आर कॉल्ड प्रोफेशन। वो कहता है कि बिज़नेस के अलावा, कारोबार के अलावा वो तमाम सरगर्मियाँ जिनका मकसद पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना होता है, उनको हम प्रोफेशन बोलते हैं, पेशा बोलते हैं। एक तो बिज़नेस होता है ना, बिज़नेस का तो मकसद ही प्रॉफिट अर्निंग होती है। बिज़नेस के अलावा वो तमाम एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस नहीं होती लेकिन उनका मकसद भी प्रॉफिट अर्न करना होता है, उनको हम प्रोफेशन बोलते हैं। बिफोर अडॉप्टिंग एनी प्रोफेशन इट इज़ एसेंशियल टू एक्वायर द बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स। कोई भी पेशा अपनाने से पहले इल्म और महारत हासिल करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग, पढ़ाना, टीचिंग एक शोबा है, प्रोफेशन है, पेशा है। प्लम्बिंग, प्लम्बर वाला होता है, वकालत है, लॉ, मेडिकल प्रैक्टिसेस है। दीज़ ऑल और ऑल प्रोफेशंस, ये सारे प्रोफेशन हैं, इनको हम बिज़नेस नहीं बोल सकते। टीचर को हम बिज़नेसमैन नहीं बोल सकते। वो एक प्रोफेशन है, उसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स आर द रिजल्ट ऑफ इमेंस एक्सपर्टाइज, प्रोफेशनल पर्सनल स्किल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ द फील्ड। ठीक है, इस लाइन को मैंने पढ़ाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि इसमें आप कोई चीज़ सेल परचेज नहीं करते, बल्कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो लॉयर होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो प्लम्बर होते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रीशियंस वगैरह, ये सारी चीज़ें ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मतलब ये जो बिज़नेस के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रोफ़ेशन बोलते हैं, और उस प्रोफ़ेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको प्रोफ़ेशनल्स बोलते हैं। और बिज़नेसमैन जो होते हैं ना वो प्रोफ़ेशनल्स को हायर करते हैं। बिज़नेसमैन हायर्स द प्रोफ़ेशनल्स टू एग्ज़ीक्यूट द ऑपरेशंस ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस के मामलात को सँभालने के लिए कारोबारी आदमी जो हैं वो प्रोफ़ेशनल्स को हायर भी करते हैं। द इंडिविजुअल्स हू रेंडर सर्विसेज फॉर द कॉन्ट्रैक्टेड रिवार्ड्स आर कॉल्ड प्रोफ़ेशनल्स। वो मैंने आपको बता दिया, जो प्रोफेशन के अंदर जो इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं ना, जो लोग वर्कर्स होते हैं वो उस अदारे के प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। अब इसमें मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखना है कि बिज़नेस के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए वो प्रोफेशन होता है, और उस शोबा में काम करने वाले लोग प्रोफेशनल्स होते हैं। और कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि टीचिंग है, प्लम्बिंग, लॉ या मेडिकल प्रैक्टिसेस वगैरह, ये सारे प्रोफेशंस हैं। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। इसके बाद है बिज़नेस। बिज़नेस हम ऑलरेडी भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक में प्रोफेशन और बिज़नेस आ जाता है। बिज़नेस में फिर इंडस्ट्री होती है या कॉमर्स होती है, कॉमर्स में ट्रेड और एड्स टू ट्रेड आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम पढ़ते हैं इसको। Business means an economic unit that aims to produce and sell goods and services to customers at a price that will provide an adequate return to its owners. कारोबार वो मुआशी सरगर्मी है, वो इकोनॉमिक यूनिट है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मकसद मुनाफा कमाना होता है। इट्स मेन एम इज़ टू जनरेट रेवेन्यू या इज़ टू अर्न प्रॉफिट। मकसद मुनाफा कमाना होता है अशिया या खिदमात बेचकर। टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करके, इसको हम बिजनेस बोलते हैं। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म टू अर्न प्रॉफिट और नॉट बिजनेस। अच्छा, जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको हम बिजनेस नहीं बोल सकते। कुछ बिजनेस होती हैं, कुछ बिजनेस नहीं भी होती। अच्छा जी, फर्दर वी क्लासिफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्रोफेशन एंड बिजनेस। हम इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रोफेशन और बिजनेस में डिवाइड करते हैं। मतलब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिजनेस नहीं होती, कुछ बिजनेस होती हैं, कुछ प्रोफेशन होती हैं। बोथ आर endeavors टू अर्न प्रॉफिट। अब दोनों का मकसद क्या होता है? मुनाफा कमाना, प्रोफेशन का भी बिजनेस का भी। फिर इनमें फ़र्क क्या है? बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। इन प्रोफेशन
The provision of services is subject to the presence of professional because the professional personally produces the services. आप इसको यहाँ से पढ़ें. In profession, the professional personally produces the services. प्रोफेशन के अंदर जो प्रोफेशनल होता है वो खुद सर्विसेज देता है, खुद खिदमात सर अंजाम देता है. वाइल इन बिजनेस, लेकिन बिजनेस में it is not necessary that the businessman provide services himself. Instead, he can hire the professional to provide services to its customers. तो प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशनल बंदा खुद सर्विसेज प्रोवाइड करता है. बिजनेस के अंदर क्या होता है, जरूरी नहीं कि बिजनेसमैन खुद सर्विसेज प्रोवाइड करे, बल्कि इसकी बजाय वो किसी प्रोफेशनल को हायर कर लेता है अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने में. तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है. प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल खुद सर्विसेज प्रोवाइड करता है. बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन खुद सर्विसेज प्रोवाइड करता नहीं करता, कर भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो करे, वो कोई प्रोफेशनल हायर कर लेता है, उससे सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है. He earns profit for the organization, organizing the activities and bearing risk. इसको छोड़ें आप. अच्छा जी, दो बेसिक चीजें हमने पढ़ ली, एक बिजनेस एक प्रोफेशन. बिजनेस और प्रोफेशन दोनों का एम तो अर्न प्रॉफिट है, लेकिन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है. छोटा सा डिफरेंस ये है कि प्रोफेशन में प्रोफेशनल वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बिजनेस के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो प्रोफेशन में आती हैं. तो उसमें क्या है, प्रोफेशनल खुद सर्विसेज प्रोवाइड करता है. बिजनेस जो है ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका मकसद भी अर्निंग प्रॉफिट है, लेकिन इसमें बिजनेसमैन खुद सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि वो प्रोफेशनल्स हायर करता है, उनसे सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है अपने कस्टमर्स को. इसके बाद नेक्स्ट है जी ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन का ही सारा रोला है. जो बिजनेस है ना, जितना भी अकाउंटिंग है उसमें ट्रांजैक्शंस का ही आपने रिकॉर्ड रखना होता है. ये होता है लेन देन, ट्रांजैक्शन लेन देन को कहते हैं. अच्छा जी, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये एक माली एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. जिसको रकम में नापा जा सकता है. ठीक है, रकम में जिसको नापा जा सके, ऐसी एक्टिविटी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं. एंड इफेक्ट द एसेट्स एंड और इक्विटीज ऑफ द एंटरप्राइज. और इससे कारोबार के असासे या जिम्मेदारियां जो है ना ये मुतासर होती हैं. इसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, लेन देन कहा जाता है. मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस, द परचेज ऑफ एन एसेट इज अ ट्रांजैक्शन. आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो ये एक ट्रांजैक्शन है. But the daily usage of the asset for the operations of enterprise is merely an activity. इसको छोड़ें आप. Transaction is the raw material for the preparation of organizational financial reports. अच्छा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं ना, जैसे स्टेटमेंट्स होंगी, इनकम स्टेटमेंट, वो आगे हम पढ़ते जाएंगे. तो उनको तैयार करने के लिए ट्रांजैक्शन एज अ रॉ मटेरियल है, यानी ट्रांजैक्शन एक रिकॉर्ड है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हमारी स्टेटमेंट बनती है. तो कोई भी ऐसा माली वाकया, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको रकम के अंदर नापा जा सके, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और डायरेक्टली ये एसेट और इक्विटीज़ पर अफेक्ट करती है. मिसाल इसकी ये है कि आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई रॉ मटेरियल आपने परचेज़ किया है या कोई प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है, तो ये एक ट्रांजैक्शन है, लेन-देन है ना. या आपने कोई चीज़ सेल की है, कोई बेची है चीज़, वो भी ट्रांजैक्शन है. अच्छा जी, इसके बाद है ड्राइंग्स. एक लफ्ज़ आपने सुना होगा विथड्रॉ. विथड्रॉ भी ड्राइंग से निकला है, कोई चीज़ निकालना, रकम निकालना. When the owner of the business withdraws the cash he invested or the goods of business for his personal use, the value of such goods is called drawings. अच्छा, कोई भी ओनर, कोई भी मालिक कारोबार से नकद रकम या कोई माल, गुड्स, वो चीज़ें भी निकाल सकता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए. अब उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जो रकम उसने इन्वेस्ट की हुई थी ना, उसकी इन्वेस्टेड रकम है या जो भी चीज़ है, जो गुड्स हैं उसकी, उसमें से वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, बिज़नेस से हट कर, एक तो बिज़नेस के मामलात के लिए निकालनी होती है ना रकम, बिज़नेस के मामलात के बगैर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए वो कुछ रुपया पैसा, वो कुछ रकम कैश निकलवाता है या फिर वो कोई चीज़ इस्तेमाल के लिए लेता है, तो इसको हम उसकी ड्राइंग्स बोलेंगे कि ये चीज़ उसने विथड्रॉ कर ली है. ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द ओनर. जो ड्राइंग्स हैं, इससे मालिक का सरमाया जो है वो कम हो जाता है. मिसाल के तौर पर उसने इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपए की, उसको ज़रूरत पड़ती है, वो 20,000 रुपए उसमें से निकाल लेता है. तो 20,000 उसकी इन्वेस्टमेंट से कम हो गए हैं, क्योंकि उसने अपने पर्सनल यूज़ में लगा ली हैं. बिजनेस में उसका 80,000 रह गया. या फिर उसका बिजनेस है कपड़ों का, अब वो एक थान कपड़े का अपने घर के लिए लेकर चला जाता है कि मैं फैमिली वाले जो हैं बच्चे या जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं उनको कपड़े सिलवा कर देता हूँ. तो 20,000 का उसने कपड़ा निकाल लिया, तो ये गुड्स उसने निकाल ली हैं.
पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसकी इन्वेस्टमेंट में फिर भी कमी होगी, उसका जो कैपिटल है, उसका जो सरमाया है वो कम हो गया। तो ये ड्राइंग्स हैं, यानी जो रकम आपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल ली हो। इसके बाद हैं जी गुड्स या मर्चेंडाइज़। गुड्स माल या मर्चेंडाइज़ तिजारती सामान आप बोल सकते हैं। द कमोडिटीज़ purchased by the business with the view to earn profit by resale of these commodities without changing their physical characteristics are called goods or merchandise। ऐसी चीज़ें, ऐसा माल, commodities, ऐसा सामान जो कोई बिजनेस खरीदता है, परचेज करता है विद द व्यू पॉइंट टू अर्न प्रॉफिट, ताकि वो उससे मुनाफा कमा सके बाय रीसेल ऑफ दीज कमोडिटीज, उस सामान को दोबारा बेच कर विदाउट एनी चेंजिंग, उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में चेंज किए बगैर, उसमें कोई तब्दीली किए बगैर उसको एज इट इज जैसे लिया है उसको ज्यादा कीमत पर बेचकर अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो चीज़ आप खरीदते हैं उसको हम गुड्स या मर्चेंडाइज बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मिस्टर जाहिद जो है ना, वो कोई कार परचेज करते हैं ताकि उसको सेल करके, रीसेल करके उस पे प्रॉफिट कमा सकें। तो दीज कार्स आर हिज मर्चेंडाइज, ये कार उसकी मर्चेंडाइज बोली जाएगी या उसकी गुड्स बोली जाएगी। लेकिन अगर वो इस कार को परचेज टू यूज़ देम फॉर द पिक एंड ड्रॉप ऑफ हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने जो मुलाजमीन हैं उनके पिक एंड ड्रॉप के लिए, उनको लेने छोड़ने के लिए कार को रख लेता है, तो फिर ये उसकी मर्चेंडाइज नहीं बोली जाएगी। गुड्स और मर्चेंडाइज उनको बोला जाएगा जो चीज़ आपने खरीदनी है सिर्फ उसको दोबारा बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसको आपने मर्चेंडाइज या गुड्स बोलना है। अच्छा जी, इसके बाद है परचेजेस। परचेज नाम से ज़ाहिर है खरीदारी को कहते हैं। परचेज मीन्स द प्रोसेस ऑफ बाइंग कमोडिटीज आइदर फॉर रीसेल एट हायर प्राइस और टू यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, परचेज का मतलब है आपने माल खरीदना है, माल खरीदने का ये एक अमल है, और चाहे वो माल बेचने के लिए हो, रीसेल करने के लिए हो ताकि मुनाफा कमाया जा सके, ज़्यादा कीमत पर उसको रीसेल करना हो, या फिर उसको यूज़ करके कोई और गुड तैयार करनी हो, कोई और चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए आप खरीदते हैं। जिस चीज़ के लिए भी खरीदते हैं वो आपकी परचेज़ होगी, आपकी खरीदारी होगी। अच्छा, अब खरीदारी की 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परचेज़। परचेज़ की 2 टाइप्स हैं, एक कैश परचेज़ है, दूसरी क्रेडिट परचेज़ है। इफ द कैश इज़ पेड एट द टाइम ऑफ द परचेज़ इट इज़ कॉल्ड कैश परचेज़। जब आपने कोई चीज़ खरीदी उसी वक़्त उसकी कैश पे कर दी तो ये कैश परचेज़ है। ठीक है? यानी नकद खरीदारी जब फ़ौरन अदायगी हो जाती है। बट इफ पेमेंट इज़ प्रॉमिस्ड इज़ एट सम फ्यूचर डेट देन इट वुड बी क्रेडिट परचेज़। लेकिन अगर फ्यूचर के लिए वादा कर दिया गया, प्रॉमिस आपने कर लिया कि मैं आपको फलां इतने महीनों के बाद या इतने दिनों के बाद आपको पेमेंट करूँगा, मतलब आपने उधार कोई चीज़ खरीदी है, बाद में अदायगी का वादा किया है, तो ये क्रेडिट परचेज़ है। ठीक है? परचेज़ की 2 किस्में हैं। इसी तरह इसके बाद सेल है। व्हेन द बिज़नेस प्रोवाइड्स गुड्स टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस टू अर्न प्रॉफिट इट इज़ कॉल्ड सेल। जब आप मुनाफ़ा कमाने के लिए गाहक को कोई चीज़ फ़रोख्त करते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं, तो इसको हम सेल बोलते हैं। अगेन सेल की भी 2 टाइप्स होती हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। नाम से ज़ाहिर है कैश सेल, जब आप कैश वसूल कर लेते हैं। कैश सेल द प्राइस इज़ चार्ज्ड इन कैश एट द टाइम ऑफ सेल। जब आपने सेल की, कोई चीज़ बेची, आपने उसी वक़्त कैश रिसीव कर ली, वसूल कर ली, तो इसको कैश सेल बोलेंगे। बट इफ द पेमेंट इज़ प्रॉमिस्ड बाय द कस्टमर ऑन सम फ्यूचर डेट इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट सेल। लेकिन अगर कस्टमर आपसे वादा कर लेता है कि मैं फ्यूचर में आपको पे कर दूँगा इतने महीनों बाद या इतने दिनों बाद, तो उसको हम क्रेडिट सेल बोलेंगे। ठीक है? परचेज़ भी 2 किस्म की, कैश परचेज़, क्रेडिट परचेज़। कैश परचेज़ मतलब जब आपने कोई चीज़ परचेज़ की, उसकी कैश पे कर दी, कैश परचेज़। और क्रेडिट परचेज़ जब आपने कोई चीज़ परचेज़ की लेकिन पेमेंट बाद में देंगे, तो ये क्रेडिट परचेज़ होगी। सेल जब आपने कोई चीज़ सेल करनी है, कोई गुड्स आपने बेचनी है, तो अगर आपने मौका पर उसकी कीमत वसूल कर ली, उसकी प्राइस आपने ले ली, तो ये कैश सेल होगी, और अगर आपने फ्यूचर में लेनी है, तो ये क्रेडिट सेल होगी। अच्छा जी, इसके बाद है जी सर्विस रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू ये है कि खिदमात से हासिल शुदा आमदनी, कोई आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उससे आपको जो रिटर्न मिलता है। सर्विस रेवेन्यू इज द रिवार्ड ऑफ प्रोफेशनल दैट ही अर्न्स बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। जब कोई प्रोफेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके रिवार्ड में जो उसको रकम मिलती है उसको हम सर्विस रेवेन्यू बोलते हैं। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर जो है वो चेकअप करता है या सर्जरी करता है, ऑपरेट करता है, तो उसकी जो फ़ी चार्ज करता है ना, वो उसका सर्विस रेवेन्यू होगा। या होटल पर लोग आपको खाना खिलाते हैं, एक तो खाने की कीमत होती है ना, जो उन चीज़ों की प्राइस होती है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक सर्विस प्रोवाइड जैसे आप टिप कह लें, जो आप उसको टिप देते हैं,
वेटर को, वो उसका सर्विस रेवेन्यू है। उसने आपको सर्विस प्रोवाइड की, आपने उसको कोई अर्निंग दी, आपने उसको कोई रिवार्ड दिया, ये उसका सर्विस रेवेन्यू होगा। इफ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड पेमेंट इज मेड इमीडिएटली, इट इज कॉल्ड द सर्विस रेवेन्यू अर्नड। बट इफ द पेमेंट इज promised इन सम फ्यूचर डेट, इट इज कॉल्ड सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल। अब इसकी भी उसी तरह दो टाइप्स हैं। अगर किसी बंदे ने आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी, आपने फौरन उसको पेमेंट कर दी, या आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको फ़ौरन पेमेंट मिल जाती है, पेमेंट इज़ मेड इमीडिएटली इमीडिएटली फ़ौरन, तो उसको हम सर्विस रेवेन्यू अर्न्ड बोलेंगे, यानी सर्विस रेवेन्यू कमा लिया गया। लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइड की गई है, लेकिन उसकी जो पेमेंट है, पेमेंट इज़ प्रॉमिस्ड इन सम फ्यूचर डेट, पेमेंट फ्यूचर में किसी डेट के लिए प्रॉमिस की गई है, तो वो सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल है, यानी इसने अभी रिसीव होना है। अच्छा, यहाँ पे एक तीसरी चीज़ भी है, इफ़ द क्लाइंट पेड इन एडवांस प्रायर टू प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, देन इट विल बी अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू। अगर कोई क्लाइंट आपको सर्विस प्रोवाइड करने से पहले एडवांस में पेमेंट कर दे, तो उसको हम अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू बोलेंगे। इसके बाद एक चीज़ इस्तेमाल होती है बिजनेस में, परचेज रिटर्न या अलाउंस। परचेज रिटर्न कहते हैं वापसी को, और अलाउंस जो होता है वो रियायत होती है। समटाइम द बायर रिटर्न्स परचेज्ड गुड्स टू द सप्लायर फॉर सर्टेन रीजंस, दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। बाज़ औक़ात क्या है, जो खरीदार है ना, वो चीज़ें किसी बिना पर, किसी रीज़न की वजह से, किसी वजह से वो सप्लायर को वापस कर जाता है, तो इसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। मतलब जब कोई खरीदा हुआ माल खरीदार वापस कर दे, तो इसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा इफ़ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ एडिक्वेटली हाई और सेलर डीम्स इट फीसिबल, ही मे आस्क द बायर नॉट टू रिटर्न द गुड्स। अच्छा, अगर वो कहता है कि जो बायर है ना, वो आपकी परचेज़ रिटर्न करना चाहे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा है, डिलीवरी के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उसको कहते हैं कि वो रिटर्न ना करे। इन रिवार्ड ही ग्रांट्स सम कंसेशन। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, आप जो है ना वो मुझे कुछ रियायत दे दें इन द प्राइस टू बायर टू कंपनसेट द डैमेजेस ड्यू टू हिज मिस्टेक एंड टू रिटर्न द गुड्स, गुड बिजनेस रिलेशंस विद द एग्रीव्ड बायर। तो वो कहता है कि आपकी वजह से इस गुड्स के अंदर, यानी इस प्रोडक्ट के अंदर जो खराबी थी, जो खामी थी, जिसकी वजह से वो वापस करना चाहता है, तो वो कहता है उसके बदले में आप मुझे कुछ कंसेशन दें, कुछ रियायत दें, फिर मैं वापस नहीं करता। तो दिस कंसेशन इन द प्राइस इज कॉल्ड अलाउंस। इसको हम अलाउंस बोलेंगे। एक परचेज रिटर्न है कि माल में कोई खराबी पैदा हो जाती है, कोई चीज़ आपने जो बताई थी वो नहीं भेजी, या उसमें कोई फॉल्ट है, तो खरीदार आपको वापस कर देता है, ये होगा परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल वापस आ गया। लेकिन अगर वो वापस नहीं करता, माल वापस ना करें और रियायत ले लें, कंसेशन ले लें, उस कंसेशन को हम अलाउंस बोलेंगे। द गुड्स आर रिटर्न्ड और अलाउंस क्लेम्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। जो चीज़ें हैं ना वो वापस की जाती हैं या अलाउंस क्लेम किया जाता है इन दो वजूहात पर। इफ़ गुड्स आर डैमेज और आर नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एग्रीड। या तो ये है कि अगर आपकी जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है वो डैमेज है, ख़राब है, या फिर उसकी क्वालिटी जो है ना, जो आपने बताई थी वो नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है। या फिर इफ़ गुड्स आर एक्सेस इन क्वांटिटी देन डिमांडेड, या फिर जितनी उनकी डिमांड थी आपने उससे ज़्यादा क्वांटिटी दे दी है, फिर भी वो आपको वापस करेंगे। तो इन 2 सूरतों में या वो परचेज़ रिटर्न करेंगे या वो अलाउंस की डिमांड करेंगे। तो अब उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा परचेज़ रिटर्न क्या है और अलाउंस क्या है, इंतहाई सादा है। इसके बाद है सेल रिटर्न एंड अलाउंस। परचेज़ की तरह सेल रिटर्न और अलाउंस भी है। अच्छा, व्हेन द बायर रिटर्न्स द गुड्स सोल्ड, जब बेची हुई चीज़ें खरीदार वापस कर दे, ग्राहक वापस कर दे, इट इज़ सेल रिटर्न फ्रॉम द सेलर। जो सेल करने वाला है ना उसके लिए ये सेल रिटर्न होगा, जो खरीदने वाला है ना, जो बायर है, उसके लिए ये परचेज रिटर्न होगा। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर हमने परचेज रिटर्न पढ़ा, वो भी यही था, सेल रिटर्न भी यही है। नहीं, सेल रिटर्न होगा सेल करने वाले के लिए। जिसने सेल की है ना चीज, उसकी वापस आ गई है, तो ये सेल रिटर्न है। जिसने परचेज की है उसने वापस कर दी है, तो ये उसके लिए परचेज रिटर्न होगा। ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। ये रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। द रीजंस आर सेम एज इन केस ऑफ परचेज रिटर्न। अच्छा, इसकी भी रीजंस वही होती हैं, या तो आपकी क्वालिटी डैमेज्ड है, या गुड्स डैमेज्ड हैं, या फिर क्वालिटी पुअर है, जो आपने एग्रीड क्वालिटी थी उसके अकॉर्डिंग आपने नहीं भेजी, या फिर ये है कि आपने गुड्स एक्सेस अमाउंट में भेज दी हैं, जितनी डिमांड थी उससे ज़्यादा। तो इसके भी वही 2 वजूहात हैं, सेल रिटर्न एंड अलाउंस।
तो ये थोड़ी सिंपल चीज़ें हैं, इस पे आपने फोकस करना है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद नेक्स्ट है डेबिटर। डेबिटर बड़ी आसान चीज़ है, कर्जदार। डेबिटर द पर्सन हु borrows some goods or cash from another person, the borrower is known as debtor in accounting। अकाउंटिंग के अंदर ऐसा बंदा जो कुछ चीज़ उधार लेता है, बारोज उधार लेता है, कोई चीज़ें उधार लेता है या कैश रकम उधार ले लेता है किसी दूसरे बंदे से, तो जो बारोअर है ना, यानी जो उधार लेने वाला बंदा है, उसको हम अकाउंटिंग के अंदर डेबिटर बोलते हैं। ही remains debtor until he finally makes payment and settled the amount। वो उस वक्त तक डेबिटर रहेगा जब तक कि वो सारी रकम जो उधार की रकम है, बारोइंग जो इनकम है, रकम है, मनी है, वो वापस नहीं कर देता। जब तक वो वापस नहीं करता वो डेबिटर कहलाएगा। डेबिटर्स आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इसके बाद है जी क्रेडिटर। क्रेडिटर कर्ज खा को कहते हैं। कर्ज खा यानी जिसने किसी को उधार दिया हो। क्रेडिटर इज द पर्सन हु lends द गुड्स सर्विसेज और कैश टू अनदर पर्सन। ये वो बंदा है जो किसी को उधार देता है। लैंड का मतलब है कोई चीज, कोई गुड्स, कोई सर्विसेज या कैश, वो किसी बंदे को, किसी दूसरे बंदे को उधार देता है। तो जो उधार देता है, जो लैंड करता है, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। ही रिमेन्स क्रेडिटर अनटिल ही कलेक्ट्स द अमाउंट फ्रॉम borrower। अच्छा, वो उस वक्त तक क्रेडिटर कहलाएगा जब तक कि वो सारी रकम अपने बारोअर से या जो डेबिटर है उससे वापस नहीं ले लेता। और क्रेडिटर जो है ना, ये बिजनेस की लायबिलिटीज होती हैं। डेबिटर बिजनेस के एसेट्स होते हैं और क्रेडिटर्स बिजनेस की लायबिलिटीज होती हैं। ओके, इसके बाद है जी कैश डिस्काउंट। When the debtor pays cash before the due date, the creditor may grant him some concession on this early payment to encourage this tendency. This concession is known as cash discount। वो कहता है कि अगर जो कर्जदार है, जिसने कर्जा अदा करना है, डेबिटर है, वो वक्त से पहले, ड्यू डेट से पहले कैश पे कर देता है, सारा कर्ज वापस कर देता है, तो जो क्रेडिटर है, जो कर्ज देने वाला है, वो उसको कुछ कंसेशन देगा कि आपने वक्त से पहले पेमेंट कर दी है, मैं आपको कुछ कंसेशन देता हूँ। मतलब इंटरेस्ट पर जो सूद वगैरह उसने लेनी है या जो भी चीज़ें हैं। दिस कंसेशन इज नोन एज कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर दिस कंसेशन इज नॉर्मली इन परसेंटेज। इसको हम नॉर्मली परसेंटेज के अंदर लिखते हैं। मसलन वो कहता है कि कोई एक बंदा है, ए पर्सन borrowed Rs 1000 फ्रॉम बी। वो 1000 किसी दूसरे बंदे से लेता है 1 साल के लिए, लेकिन जो पहला बंदा है वो उसको पे कर देता है 10 मंथ के बाद। मतलब ड्यू डेट में अभी तक 2 महीने रहते होते हैं, तो वो वापस कर देता है 2 मंथ्स बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट से 2 महीने पहले। तो अब बी क्या करता है, वो उसको कुछ कंसेशन देता है। वो कहता है कि मैं आपको 1% कंसेशन दे देता हूँ, जो कि 10 रुपए बनते हैं। तो अब उसको 990 रुपए जो है वो देने पड़ेंगे 1000 की बजाय। तो ऊपर वाले जो 10 रुपए हैं वो उसका कैश डिस्काउंट कहलाएगा। सिंपल सी एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेड डिस्काउंट। इससे भी आपको अक्सर वास्ता पड़ता रहता है। ट्रेड डिस्काउंट इज द कंसेशन दैट सेलर ग्रांट्स टू द बायर ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। अच्छा, ये वो कंसेशन है, ये वो डिस्काउंट है जो कि सेलर यानी सेल करने वाला, सेलमैन, ग्रांट्स टू द बायर, खरीदार को देता है ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स की जो लिस्ट प्राइस होती है ना, लिस्ट प्राइस का मतलब है जो उसके ऊपर टैग लगा होता है ना, जो चीज़ आप खरीदने जाएँ तो उसके ऊपर एक कीमत लिखी होती है। प्रिंटेड प्राइस भी इसको बोलते हैं, लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं। उस लिस्टेड प्राइस में उसको डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे लिखा होता है कि 20% ऑफ, 40% ऑफ, या एक रकम ऊपर लिखी होती है, जैसे 500 है, उसको काट के नीचे लिखा होता है जनाब 499 या 490, इस तरह का कुछ लिखा होता है। तो ये लिस्टेड प्राइस है जो ऊपर काटी हुई है, इसको लिस्टेड प्राइस या प्रिंटेड प्राइस बोलेंगे, और ये नीचे वाली डिस्काउंटेड प्राइस बोलेंगे। तो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है जो सेलर देता है बायर को। This is the part of the list price। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अ शॉपकीपर कोट्स द प्राइस ऑफ अ फैन आर एस 500। मिसाल के तौर पर शॉपकीपर जो है ना, वो किसी चीज़ की प्राइस 500 रुपये कोट करता है यानी लिखता है। आफ्टर बारगेन ही रेडी टू सेल द सेम फैन एट 490। अच्छा, बारगेन जो आप करते हैं, आप कहते हैं नहीं थोड़ा बहुत डिस्काउंट करो, तो वो कहता है ठीक है आप 490 दे दें। तो ये 10 रुपए जो हैं ऊपर उसने आपको छोड़े, आपको लेस किए, ये ट्रेड डिस्काउंट होगा। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये अकाउंटिंग की बुक्स के अंदर नहीं लिखा जाता। मिसाल के तौर पर ये लिस्टेड प्राइस है 500, ट्रेड डिस्काउंट 10 रुपी, तो इनवॉइस प्राइस कितनी होगी, 490 होगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट एक टर्म इस्तेमाल होगी, वो होगी कैश ट्रांजैक्शन यानी नकद लेन देन। कैश ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शन इन विच पेमेंट इज मेड इमीडिएटली इन कैश। इन दीज ट्रांजैक्शंस नाइदर क्रेडिट
nor any other consideration is involved। कैश ट्रांजैक्शन सीधी सीधी ट्रांजैक्शन होती है, आपने कोई चीज़ बेची, आपने पेमेंट ले ली, या आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने पेमेंट फ़ौरन अदा कर दी, तो ये होगी कैश ट्रांजैक्शन। दूसरी होगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाम से ज़ाहिर है क्रेडिट पर आपने कोई चीज़ या खरीदी है या बेची है, या आपने कोई चीज़ खरीदी, पेमेंट बाद में करनी है, या आपने कोई चीज़ बेची, पेमेंट बाद में लेनी है फ्यूचर में, तो इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इट मीन्स द ट्रेड और बिजनेस ऑन क्रेडिट इन विच कैश इज नॉट इन्वॉल्व्ड एंड द पेमेंट इज प्रोमिस्ड इन सम फ्यूचर डेट। नाम से ज़ाहिर है ये तो अब आपको वैसे ही याद हो गया होगा। इसके बाद है जी होल सेल ट्रेड, होल सेल तिजारत। होल सेल इज द ट्रेड ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी टू द रिटेलर्स। होल सेल में आप क्या करते हैं, आप बहुत बड़ी मिकदार में चीज़ें जो हैं वो रिटेलर्स को देते हैं। द सेलर इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रेड इज कॉल्ड होल सेलर, या होल सेलर, सेलर सॉरी सेलर ही बोलेंगे। होल सेल का जो काम करते हैं ना वो होल सेलर कहलाते हैं, ठीक है ना, यानी होल सेल पर चीज़ें बेचते हैं, बड़ी मिकदार में ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर देते हैं। होल सेलर परचेजेज गुड इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल गुड्स टू द रिटेलर्स एंड नॉर्मली नॉट टू द अल्टीमेट कस्टमर्स। आसान अल्फाज में आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि थोक और परचून, ठीक है, थोक और परचून का सामान, परचून कहते हैं इसको रिटेलर को, जो चीज़ें आगे थोड़ी क्वांटिटी के अंदर बेचता है। मिसाल के तौर पर चीनी है, अब जो मिल है ना, फैक्ट्री जो है वो प्रोड्यूसर है, उसने चीनी प्रोड्यूस करनी है, बनानी है। होल सेलर क्या करेंगे, वो उनसे बहुत ज़्यादा मिकदार में क्वांटिटी खरीद लेंगे। मिसाल के तौर पर वो 50 बोरियां या 100 बोरियां या 1000 बोरी उनसे खरीद लेते हैं। आगे वो रिटेलर्स को सेल करेंगे, रिटेलर्स को होल सेल प्राइस पे वो सेल करेंगे, ठीक है। मसलन एक दुकान वाले को वो 10 बोरियां सेल कर जाते हैं, अब दुकान वाला जो है वो आगे उसको परचून में फरोख्त करेगा, किलो किलो, 2-2 किलो, 5 किलो, 10 किलो करके इस तरह वो बेचेगा। अच्छा, इसके बाद है रिटेल ट्रेड, वही आ गया, रिटेलर आ गया। रिटेल ट्रेड मींस द ट्रेड इन विच गुड्स सोल्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। छोटी मिकदार में जब जो चीज़ें फरोख्त की जाती हैं इसको रिटेल ट्रेड बोलेंगे। द सेलर इन्वॉल्व इन सच ट्रेड इज नोन एज रिटेलर, और इस ट्रेड के अंदर जो सेलर होता है, जो सेलमैन होता है, उसको रिटेलर बोलते हैं। और रिटेलर क्या करता है, वो परचेज करता है गुड्स को फ्रॉम होल सेलर से, वो खरीदता है इन लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा मिकदार में खरीदता है, एंड सेल दोज गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज एज डिमांडेड। अब रिटेलर वो चीज़ जो है ना वो उसके असल जो डिमांड करते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको पहुंचाता है, जो कस्टमर्स होते हैं असल उस चीज़ के। अच्छा, इसके बाद है बैड डेब्ट्स, खराब कर्जे। नाउ अडेज मोस्टली बिजनेस इज ऑन क्रेडिट। अब आजकल जो ज़्यादातर बिजनेस होता है वो ऑन क्रेडिट होता है, यानी कर्ज पर होता है। इफ़ द क्रेडिटर कैन नॉट रिकवर द होल पार्ट और अ पार्ट ऑफ डेब्ट, दिस अनरिकवर्ड डेब्ट इज कॉल्ड बैड डेब्ट इन अकाउंटिंग। अच्छा, अब जो कर्ज खा है उसको सारी रकम वापस ना मिले, होल या पार्ट या कुछ रकम कर्ज की उसको वापस नहीं मिलती ड्यू डेट तक, तो इसको हम अकाउंटिंग में बैड डेब्ट बोलेंगे, खराब कर्जा। इट इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, ये कारोबार का नुकसान होता है। अच्छा जी, इसके बाद है एसेट्स, असास से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरे ख्याल में तो इसको सबसे पहले रखनी चाहिए थी। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्यूचर ऑपरेशंस। असास से कारोबार की मलकियत में मौजूद तमाम रिसोर्सेज, तमाम वसाइल जो होते हैं ना, जो किसी बिजनेस की मलकियत में होते हैं, ओनरशिप में होते हैं, जो मुस्तकबिल में उसको, फ्यूचर में उसको बेनिफिट करेंगे, फ़ायदा देंगे, इनको हम एसेट्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर कैश है, कैश आप लिख सकते हैं, इन्वेंटरीज लिख सकते हैं, लैंड ज़मीन है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, मशीनरी वगैरह है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है एसेट्स के अंदर आ जाती हैं असास से, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है, जो चाहिए होती है, उसको एसेट बोला जाता है। इसमें कैश इन्वेस्टमेंट है, इसमें बिल्डिंग है, इसमें जगह है, लैंड है, मशीनरी है, ये सारी चीज़ें जितनी जिससे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना वो उस बिजनेस का एसेट कहलाता है। इसके बाद हैं जी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जिम्मेदारियों को बोलते हैं। लायबिलिटीज आर द क्लेम्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये कारोबार की वो अदायगियां होती हैं जो दूसरों को करनी हों। दीज क्लेम्स आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये लायबिलिटीज इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। इंटरनल क्लेम्स या इंटरनल लायबिलिटीज मींस द क्लेम्स बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। इंटरनल क्लेम जो है वो मालिक की सरमायाकारी, who provide initial finance to the business technically called capital or owner's equity।
External claims are the obligations of the business toward the outsiders who provide finance to the business, for example, financial institutions, suppliers, employees वगैरह। बैरूनी दावे, बैरूनी क्लेम्स जो है ना वो होते हैं जो कर्ज देने वाले सप्लायर्स वगैरह वो करते हैं। जो मालिक की सरमायाकारी होती है वो इंटरनल क्लेम्स होते हैं। सादा अल्फाज में आप यूं याद रखें कि ये वो अदायगियां हैं जो दूसरों को करनी हों। लायबिलिटीज आर द क्लेम्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इसके बाद है जी टोटल सेल। इट मीन्स ऑल द सेल ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड इंक्लूडिंग कैश एंड क्रेडिट सेल। किसी दौरानिए की जो तमाम नकद और उधार फरोख्त है उसको हम टोटल सेल बोलेंगे। जो चीज़ आपने उधार में बेची, जो चीज़ आपने कैश लेकर बेची, तो वो सारी टोटल करके उसको टोटल सेल बोलेंगे। मिसाल के तौर पर इन लास्ट क्वार्टर ऑफ 2004 यानी 2004 के आपने चौथाई हिस्से में द कैश सेल ऑफ एबीसी कंपनी, कोई कंपनी है उसकी कैश सेल है 40,000 और क्रेडिट सेल है 35,000, तो टोटल सेल या आउटपुट कितनी होगी वो इन दोनों को ऐड कर लें, 35 और 40 को 75,000, ये टोटल सेल होगी। इसके बाद है एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वाउचर। आपने सुना होगा द रिटन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर। ये किसी भी लेन देन का तहरीरी सबूत होता है, रिटन एविडेंस होता है। इन अकाउंटिंग अकाउंटिंग में मुख्तलिफ वाउचर्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे बिल्स इस्तेमाल होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, रिसिप्ट्स होती हैं, रसीदें वगैरह होती हैं, ये सारे वाउचर्स होते हैं। ये किसी भी लेन-देन का बिल होता है, सॉरी एविडेंस होता है, सबूत होता है। जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो बिल बनाकर दिया जाता है, या आप कोई चीज़ बेचते हैं तो उसकी बिल बनाकर, रसीद बनाकर देते हैं, इनवॉइस देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वाउचर्स के अंदर आती हैं। इसके बाद है अकाउंट। अकाउंट खाता, उर्दू में इसको खाता बोलते हैं। अकाउंट मीन्स अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। ये किसी मखसूस फ़र्द का या किसी चीज़ से मुतल्लिक़ तमाम लेन-देन का रिकॉर्ड होता है, उसको हम अकाउंट बोलते हैं। ईच अकाउंट हैज़ अ यूनिक टाइटल। हर अकाउंट का एक अलग उन्वान होता है, एक नाम होता है। एंड ऑल द ट्रांज़ैक्शंस रेलेवेंट टू द दैट थिंग और पर्सन इज़ रिकॉर्डेड अंडर दिस टाइटल। और उस अकाउंट के अंदर, उस टाइटल के अंदर आप उस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, चाहे वो कैश ट्रांज़ैक्शन है, चाहे वो क्रेडिट ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो आप उस अकाउंट के अंदर राइट करते हैं। तो जिसके अंदर तमाम ट्रांज़ैक्शंस का रिकॉर्ड हो उसको हम अकाउंट बोलते हैं। और इसकी जो क्लासिफ़िकेशन है वो हम आगे नेक्स्ट यूनिट्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, मुतफ़र्रिक़ अख़राजात। द डे टू डे पेटी एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल अकाउंट कॉल्ड सन्ड्री एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अच्छा, इसको सन्ड्री एक्सपेंस भी बोलते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, यानी दीगर। आपने एक लफ़्ज़ सुना होगा दीगर अख़राजात या अदर, आपने देखा होगा। तो ये उसके अंदर आता है टू सेव द वेस्टेज ऑफ स्टेशनरी एनर्जीज एंड टाइम। तो ये रोज़मर्रा के छोटे-छोटे अखराजात होते हैं, स्मॉल अमाउंट में होते हैं अखराजात, जिनको एक ही अकाउंट के अंदर लिखा जाता है ताकि स्टेशनरी बचाई जा सके, मतलब कागज़ वगैरह, एनर्जी बचाई जा सके, वक्त बचाया जा सके। उसके लिए छोटे-मोटे अखराजात के लिए ये एक अकाउंट हम बनाते हैं। उस अकाउंट के अंदर ये सारे अखराजात लिखते हैं जो छोटे-मोटे रोज़मर्रा के होते हैं, जो किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आते। आप सिंपल ये समझ सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट टर्म रह गई है अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग दौरानिया। द ओनर कैन नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एट एनी टाइम फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो कहता है जो कारोबार का मालिक है ना वो किसी भी वक्त माली रिकॉर्ड देख सकता है, वो अपना नफा नुकसान चेक कर सकता है। But for ease and to comply with the instructions of government institutions, the owners have to decide the period for which the financial statements are prepared. लेकिन गवर्नमेंट अदारों के साथ चलने के लिए और आसानी के लिए, ईज़ के लिए जो ओनर है उसको डिसाइड करना पड़ता है। वो एक अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करता है कि कब मेरा माली साल शुरू होगा और कब एंड होगा। नॉर्मली दिस पीरियड इज़ 1 ईयर। नॉर्मली ये 1 साल का पीरियड होता है, यानी साल के बाद आप अकाउंटिंग की जो सारी है लेन-देन उसका हिसाब-किताब करते हैं। But the organization may prepare the financial statements during the year at any time. These statements are called interim financial statements. अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अदारा है, वो किसी भी वक्त स्टेटमेंट्स बना सकता है, किसी भी टाइम। इन स्टेटमेंट्स को हम इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द अकाउंटिंग पीरियड मस्ट पैरेलल टू द कैलेंडर ईयर। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा साल कैलेंडर वाला चल रहा होता है उसके साथ ही अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि यकम जनवरी से साल शुरू होता है तो यकम जनवरी से ही आपका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। सम फर्म्स और कंपनीज क्लोज देयर अकाउंटिंग पीरियड इन जून व्हाइल अदर्स इन दिसंबर। कुछ ऐसी कंपनी हैं, कुछ ऐसे अदारे हैं
जो कि अपना माली साल, अपना अकाउंटिंग पीरियड जून के अंदर एंड करते हैं, यानी जून के अंदर वो क्लोजिंग करते हैं, अपना सारा साल का हिसाब किताब जून में करते हैं। कुछ जो हैं वो दिसंबर में करते हैं, 31 दिसंबर को साल एंड होता है तो वो भी अपना फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में एंड करते हैं। एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आर प्रिपेयर्ड। हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। द पीरियड मस्ट नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली एज द कंपेरेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट बिकम डिफिकल्ट। अब एक बात का ख्याल रखना होता है कि ये जो पीरियड है अकाउंटिंग पीरियड, इसको आपने चेंज नहीं करना होता, ज़्यादातर आपने इसको चेंज नहीं करना होता। मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग पीरियड है आपका 1 साल का, और साल आपका स्टार्ट होता है यकम जुलाई से। यकम जुलाई से अगर साल स्टार्ट होगा तो दूसरे साल जून 30 जून को आपका साल एंड होना है, तो 30 जून को आपने सारी क्लोजिंग करनी है। अब बार-बार अगर आप इसको चेंज करते रहोगे ना कि कभी साल जून में ऐड कर लिया, कभी साल मार्च में ऐड कर लिया, तो इससे परेशानी होगी, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। तो इसलिए ये ख्याल रखना होता है कि आपने पीरियड मस्ट नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, आपने इसको ज़्यादातर चेंज नहीं करना होता। अच्छा, अब मैं इसको सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ, अकाउंटिंग पीरियड होता क्या है। ये वो पीरियड होता है जिसमें आप एंड पर जाकर क्लोजिंग करते हैं, अपनी सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनकी क्लोजिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। वैसे ओनर किसी भी वक्त प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकता है, किसी भी वक्त क्लोज कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ कंप्लाई करने के लिए, ईज़ के लिए, आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम फिक्स कर लेते हैं कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड होगा। तो उस साल के एंड पे हम उसकी क्लोजिंग करते हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं, सारी चीज़ें, सारा हिसाब किताब जाकर सेटलमेंट करते हैं एंड पे। तो ये है जी अकाउंटिंग पीरियड। तो ये 26 किस्म की मुख्तलिफ टर्म्स थी जो बिज़नेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर अक्सर इस्तेमाल होती हैं, इनसे आपको वास्ता पड़ता रहेगा। तो इसलिए इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है, फ़ोकस के साथ आपने इस लेक्चर को एक दफ़ा फिर देखें। इन जो टर्म्स हैं इनको अच्छे तरीके से समझें, मैं बार-बार कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको इनकी समझ होगी तो जब फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग के अंदर ये इस्तेमाल होंगी फिर आपको मुश्किल परेशानी पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको इनकी समझ नहीं होगी तो वहाँ पे आप परेशान होंगे कि अब कैश सेल क्या है, क्रेडिट परचेज़ क्या है, इस तरह की चीज़ें जब आ जाएँगी तो फिर आप कन्फ्यूज़ होंगे। इसलिए यहाँ पर अपना कंसेप्ट क्लियर बनाकर जाएँ। ओके जी, लेक्चर भी हमारा काफ़ी लेंथी हो गया है, तो मैंने कोशिश की है कि ये सारी जो है ना टर्म्स ये इकट्ठी ख़त्म कर दूँ ताकि आपका एक कंसेप्ट बने। तो फ़िलहाल इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर देते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप इज़िली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इस बुक के इसी तरह के तमाम वीडियो लेक्चर्स चाहिए हों तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।